नमस्कार, मैं प्रियरंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, लगता है कि सनातन और हिंदी पट्टी को अपमानित करने का इंडी गठबंधन के नेताओं ने ठेका ले रखा है। खास करके बात तमिलनाडु की जानी चाहिए, जहां के मुख्यमंत्री से लेकर उनके पुत्र और डीएमके के सांसदों ने सनातन और हिंदी पट्टी, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का ठेका ले रखा है। ये लगातार इस तरह की बयानबाजी होती आ रही है और ये बड़ा दुखद है। ऐसा लगता है जैसे हिंदी के लोगों ने कोई गुनाह कर रखा हो, और ऐसा भी लगता है कि सनातन संस्कृति अगर सनातन है तो शायद उसके लिए हिंदी पट्टी के लोग ही हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसके आचरण को, इसके कर्तव्यों का पालन करते हुए लगातार सनातन का ध्वजा लहराते जा रहे हैं। इसलिए ये ऐसा तमिलनाडु से बार बार स्वर उठता है, और वो खासकर तब जबकि चुनाव सर पे हो। कुछ महीने पहले ही तमिलनाडु का मुख्यमंत्री और करुणानिधि के बेटे स्टालिन ने सनातन को अपमानित किया। उनके बयान आए और बड़ी सुर्खियों में बात रही। उनके पुत्र ने तो उससे भी ज्यादा हद करके सनातन को अपमानित करने का काम किया, और अब हिंदी का अपमान और हिंदी पट्टी के बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान, ये बड़ा दुखद है। जिस तरह से अभी दयानिधि मारन ने जो बात कही है, डीएम के सांसद ने, कि हिंदी सीखने के कारण लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, लोग निचले स्तर का काम करते हैं। अगर तमिल और अंग्रेजी सीखी जाए तो उसको सबसे ऐश्वर्य का जीवन जीना पड़ता है। ये हिंदी का अपमान है, और बिहार का, उत्तर प्रदेश का, वहाँ के बासिंदों का बेहद गहरा अपमान है। ये बड़ा कुठाराघात है। सोचना पड़ेगा। ये खासकर नीतीश कुमार को और इंडिया अलायंस के कर्ता धर्ता कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कि उनके सहयोगी पार्टियों की ओर से खासकर तमिलनाडु से इस तरह के स्वर क्यों निकल रहे हैं। बार बार ये इस तरह का स्वर निकलना, इस तरह की आवाज में हिंदी का और सनातन का अपमान करना, ये दुखद तो है ही, लेकिन इन नेताओं के लिए भी सोचने की बात है। ऐसा आखिर ये करके क्या हासिल कर लेना चाहते हैं? क्या बगैर हिंदी के, राष्ट्रभाषा हिंदी के बगैर दुनिया में भारत की पहचान संभव है? अगर है तो फिर एक तमिल भाषा के जरिए वो भारतवर्ष का झंडा कैसे आसमान तक फहराने के लिए दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे? ये सवाल भी उठता है कि हिंदी के लोग जितना सहज, जितना अनुसरणीय जीवन जीते हैं, जितनी कोमलता इनके रग रग में भरी होती है, जितने ये सहृदय होते हैं, क्या सहृदय और कोमल और सहज लोगों को अपमानित करना ही दक्षिण के राज्यों के नेताओं का काम रह गया है? क्या इससे ही वो शिखर की राजनीति करना बेहद समझते, सुखद समझते हैं? ये सवाल भी उठता है कि हिंदी को अपमानित होते देखते इन नेताओं की जुबान क्यों नहीं चलती है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष साथ साथ
कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी को भी खुलकर आगे आना चाहिए। जिस तरह अभी 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, उसे लेकर के भी इसको गंभीर रुख अपनाते हुए करुणानिधि के पुत्र स्टालिन और उसके सांसद दयानिधि मारन और सेंथिल कुमार जैसे लोगों को नसीहत देनी चाहिए कि इस तरह अगर करेंगे तो कांग्रेस और एनडीए अलायंस का हिंदी पट्टी उत्तर भारत से पूरा का पूरा सफाया हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अपमानित रहकर इस देश में नहीं रह सकता। अपमानित करने की ये प्रवृत्ति उतनी ही घातक है जितना राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति घातक होती है। ये राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, ये मानकर चला जाना इसलिए जरूरी हो गया है कि देश को टुकड़े करने की ये साजिश ये लोग लगातार कर रहे हैं। दक्षिण और उत्तर के बीच में खाई बांटने की का काम कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। कोई भी दल किसी एक राज्य में अपनी बढ़त, अपना शासन, अपनी सत्ता चला सकता है, लेकिन वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और न ही दुनिया में उसकी गूंज हो सकती है। भारत की पहचान हिंदी और सनातन से ही है, ये समझ लेना चाहिए इन नेताओं को, और तभी अपनी जुबान खोलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है, चाहे वो स्टालिन हो, सेंथिल कुमार हो, दयानिधि मारन हो, या फिर और उनके नेता जो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं सनातन और हिंदी के लोगों पर। यह भी बात सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर न हो तो बहुत सारे राज्य जो धनाढ्य, जो प्रगतिशील हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनका काम नहीं चल पाएगा। ये मजबूरी है, व्यवस्था है, और इसे बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ के लोग पलायन क्यों करते हैं, पलायन को मजबूर क्यों होते हैं। यहाँ की सरकारों ने आज तक यहाँ रोजगार के इंतजाम नहीं किए, बेहतर तरीके से शिक्षा के इंतजाम नहीं किए, इसकी ही मार इन्हें झेलनी पड़ती है। लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर ये श्रम करते हैं और संसाधन को जुटाते हैं, वहाँ विकास की रफ्तार को आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें वहाँ की रीढ़ मानी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा ना होकर इन्हें दबे कुचले समुदाय के लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है और इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, इनके प्रति हीन भावना का प्रदर्शन होता है, और सचमुच ऐसी हीन भावना से इनके अंदर कुंठा पैदा होती है, और ये कुंठा ही सब रोगों की जड़ है, जो आगे जाकर किसी न किसी तरह से आक्रामक हो जाती है और वो फिर उग्रवादी बन जाता है। इन सारे पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है, और जो देश के राजनेता हैं, स्टालिन जैसे लोग, दयानिधि मारन जैसे लोग, उनको अपनी वाणी पर संयम रखते हुए भारतीयता को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्हें ये सोचना होगा कि भारत अगर विजयी होगा, भारत अगर विकसित होगा, तो तमिलनाडु भी विकसित होगा और दूसरे प्रांत भी विकसित होंगे। भारत का मान रहेगा तभी तमिलनाडु और दूसरे प्रांतों का मान होगा। इस तरह की भावना जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक ऐसे ही संकीर्ण राजनीति होती रहेगी, और इस तरह के बयान इन नेताओं के जो दुखद हैं, जो आग उगलने वाले बयान हैं, आते रहेंगे, और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे बंद करना चाहिए, और भारत सरकार को भी चाहिए कि एक ऐसा मापदंड बनाए कि किस तरह की बातें कही जानी चाहिए नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, और किस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। इसका एक मापदंड बनना आवश्यक है, और तभी इस पर विराम लग पाएगा। आज के अंक में बस इतना ही।
हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, और हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना न भूलिए। हम फिर किसी और विषय पर आपसे मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।